हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जो कुछ भी प्रोसीजर जो है आपका पूरे लूसेंट कंप्लीट कराने का, मैंने उसको एक अलग वीडियो बना के मैं आपको बता चुका हूं। आप उसमें जाके देख लें कि कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे और कैसे हमारे याद करने के तरीके क्या होंगे, कैसे हम इसको जो है समझ पाएंगे लूसेंट को। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो है लूसेंट, ये जो नए नए बच्चे जो कभी जीके जीएस नहीं पढ़े हैं कहीं, उनके लिए भी जो है ये बेनिफिशियल होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है 5 मिनट का, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, ठीक है, ये चौहद्दीप। उत्तर में कहाँ, हिमालय से लेकर दक्षिण में कहाँ तक, समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, भारती। भारती मतलब क्या होता है, भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था, तो भरत एक कबीले का नाम था। और प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या बोलते थे, जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन, यानी वृक्षों, ठीक है, वृक्षों का द्वीप, ठीक है, जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी क्या कहते थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। और जब सिंधु नदी के नाम से जब ईरानी जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसे सिंधु न कहकर हिंदू कह देते हैं। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में, अब पश्चिम की बात कर रहे हैं, यानी कि जो है आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, तो वो सारा जो भी है उधर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पश्चिम में। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे क्या कहते थे, यूनानी इसे जो है हिंद से क्या हो गया, इंदे कहते थे, ठीक है। हिंदू न कह के ये क्या बोलते थे, इंदे बोलते थे। और अरब इसे क्या बोलते थे, हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल मतलब जो है मुगल वंश का जो काल आएगा, उस समय इसको क्या कर नहीं, आप देखेंगे कि बाबर जो है हिंदुस्तान फतह करनी है, ऐसे स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे होंगे जो मध्यकाल से रिलेट करके बनाया जाएगा, तो उसमें यही शब्द का प्रयोग किया था। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, यानी जो हिंदुस्तान शब्द है, ठीक है, या हिंदू शब्द है, ठीक है, हिंदू, ठीक है, ये शब्द कौन सा है, फारसी शब्द है। ये शब्द कौन सा है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, ठीक है, अंग्रेज इसे क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। ये हो गई कि इसका नामांकरण कैसे होगा, ये आप जान गए। अब आते हैं नीचे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। आप ये ज्योग्राफी में भी देखेंगे कि जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला क्या करती है, देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में जो है बांटती है, दो भागों में बांटती है। उत्तर में क्या है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार। अब जब आप उत्तर की बात करेंगे तो आपको पता है कि जितने भी आक्रांता जब आक्रमण किए हैं शुरुआती दौर में, वो उत्तर के क्षेत्र में किए हैं। तो यूरोपीय भी आपका देखेंगे, सिकंदर भी आया था, तो वो भी जो है उत्तर के क्षेत्र में ही आया था, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर में यूरोपीय परिवार के कुछ ना कुछ, ठीक है, उनकी जो है लैंग्वेज का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा। तो इसलिए इंडो यूरोपीय, ठीक है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है कहाँ, उत्तर में। और द से दक्षिण और द से द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत किधर है, दक्षिण में। दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। देखिए, कहीं के भी जो किसी भी देश की जनसंख्या जो है ना, वहाँ के उसमें कई सारे नस्ल होते हैं, ठीक है। जैसे भारत की जनसंख्या में मुख्यतः 5 नस्ल की जो है बात की जाती है। पहला है ऑस्ट्रेलिया से याद लिखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और फिर देखिएगा मेडिटेरियन किसको बोलते हैं, जिसको भूमध्य सागर आप देखेंगे कहाँ पे है, तो ये नीचे जब देखेंगे तो अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है और बीच में जो सागर है, ठीक है, उसी को बोलते हैं भूमध्य सागर। तो यही जो है उससे एक याद कर लीजिएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मेडिटेरियन से पैलियो मेडिटेरियन हो जाएगा, ठीक है। मंगोलिया से मंगोलाइड याद करिएगा। और दो ठो जो है आपको रटना पड़ेगा, कॉकेसाइड और निग्रोइड। कुछ चीज़ों को रट के भी चलिए। तो इस तरह से 5 हो जाएंगे नस्ल, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन,
काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। आगे देखते हैं, यानी कि हमने नामांकन देख लिया, हमने चौहद्दी देख लिया, भारत के नस्ल देख लिए, ठीक है, कि कौन कौन से जो है नस्ल यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। पढ़ने के तरीके पे आते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जब आप देखेंगे कि इन 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी के इतिहासकार थे, नाम क्या था, क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। उन्होंने ही क्या किया था, इतिहास को 3 भागों में बांटने का कार्य किया था। अब इस टर्म में हम देखेंगे कि पहला किसका स्थान आता है, प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत अब जाके आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने इसका नामांकन देखा, फिर चौहद्दी देखा, फिर इसमें नस्ल को देखें। अब इतिहास को 3 भागों में बांटने के उपरांत जो है अब हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत, फिर हम मध्यकालीन देखेंगे, फिर आधुनिक, और इस तरह हमारा इतिहास ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है स्रोत, कि कैसे आपको पता चला कि प्राचीन भारत हमारा ऐसा था, ठीक है। जैसा भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, या फिर जो है आपका वैदिक युग था, या ऋग्वैदिक युग था, तो किस आधार पे कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है जो है इसका विकास जो है शहरीकरण था, या फिर ग्रामीण सभ्यता थी, या फिर शहरी सभ्यता थी, ये आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं, क्या वजह है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्रोत चाहिए, क्या स्रोत मिला, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला क्या है, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में वो सारे ग्रंथ जो धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि आपका इसमें सारे वेद आ जाएंगे, ठीक है, चारों वेद आ जाएगा, ब्राह्मण आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, ये सारे चीज़ जो है आपके धर्म ग्रंथ में आ जाएंगे। बौद्ध धर्म के भी जो ग्रंथ होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और जैनियों के जो ग्रंथ हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ में वो सारे ग्रंथ आएंगे जो यहाँ के लेखकों ने लिखा है, ठीक है, जो यहाँ के लेखकों ने, जैसे पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, ठीक है, राजतरंगिणी की बात कर लेंगे, ठीक है, कलहण की राजतरंगिणी, तो ये सारे चीज़ें जो हो जाएंगी ना ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे विदेशियों का विकरण, जैसे आपका हेनसांग आया था, फाहियान आया था, इत्सिंग आया था, ठीक है, आपका जो है मेगस्थनीज आया था, इन लोगों का हम विवरण देखेंगे, विदेशियों का विवरण। और फिर हम इन लोगों के उपरांत, ये सब तो बुक में कहीं ना कहीं जो है स्रोत मिल जाएंगे, फिर हम खुदाई करेंगे, और जगह जगह पे जो खुदाई करेंगे तो उससे जो हमें साक्ष्य प्राप्त होगा, उस आधार पे भी हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 फेज हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इस तरह से जो है एकदम मैं वैसे लेके चल रहा हूँ जैसे कोई अगर जो है फर्स्ट स्टेज का भी बच्चा, लड़का है, कोई पहली बार पढ़ रहा है लूसेंट, तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, क्रम वाइज दिमाग में फिट करते जाना है कि अच्छा ये चैप्टर ऐसे जो है सिस्टमेटिक ढंग से सजाते हुए जाना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, प्राचीन भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं इन 4 जो है, ठीक है, इन चारों के बेस पे, ठीक है, इन चारों के बेस पे जो है, इन चारों के बेस पे जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे दोनों से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, भारत का सर्वप्राचीन, ठीक है, धर्म ग्रंथ जो है वो आपका वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो आपका वेद है, जिसके संकलनकर्ता, देखिए संकलनकर्ता कौन हो गए, संकलन करना यानी इकट्ठा करना। बाय द वे किसी ने 4 स्टेटमेंट दिया, दूसरे ने 4 स्टेटमेंट दिया, तीसरे ने 4 स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ऐसे जो है सैकड़ों लोगों ने अपने 4-4 स्टेटमेंट, 10-10 स्टेटमेंट दे दिए, और किसी ने उसी को संकलित करके सिस्टमैटिक ढंग से एक बुक में जो है, एक बुक में उसको पेश कर दिया। तो उसको जो पेश करने वाला जो काम किया है ना, वही उसी को संकलन करता है, यानी इकट्ठा करने वाला कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है, ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता किसको माना जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं, यहाँ पे व न हो के व होना चाहिए, क्योंकि इसका जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा वसुधा एव कुटुम्बकम, यानी वसुधा मतलब पूरी पृथ्वी, एव कुटुम्बकम यानी पूरा पृथ्वी भी मेरा क्या है,
कुटुंब है यानी परिवार है। तो वेद किसका उपदेश देता है? वेद बोलता है कि पूरा पृथ्वी ही मेरा क्या है? परिवार है। प्राचीन भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। नित्य यानी कि जो है एकदम जो है आपका कांस्टेंट वाली बात हो गई, ठीक है, नित्य, तथा अपौरुषेय मानती है यानी कि इसकी रचना जो है पुरुषों ने नहीं की है, ये भारतीय परंपरा मानती है, ठीक है। यानी कि भारतीय परंपरा में जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वेद जो है वो नित्य है तथा ये अपौरुषेय हैं, यानी कि इसकी रचना जो है किसी पुरुष ने नहीं की है, ठीक है। वेद 4 हैं, ठीक है, वेद 4 हैं, यानी अपौरुषेय यानी कि पुरुषों ने नहीं किया, यानी देवताओं ने की है, कहने का मतलब इन द सेंस ये है, ठीक है। वेद 4 हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अब इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से अगर किसी ने कह दिया कि मैं संहिता पढ़ चुका हूँ, तो यानी कि वो क्या पढ़ चुका है? वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो इन चारों को जो है पढ़ चुका है। अगर उसने सिर्फ एक शब्द दे दिया कि मैं संहिता पढ़ चुका हूँ, तो इन चारों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। अब देखिए, अब जो है आप धर्म ग्रंथ में ये समझ गए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वेदों के बारे में पढ़ना है। अब हम इसको फिर से आगे बढ़ेंगे तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त में आप देखेंगे वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, अगर वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों को हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1017 सूक्त हो जाएंगे, एवं 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। जैसे फिजिक्स को पढ़ाने वाला एक टीचर है, केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला एक टीचर है कि नहीं? स्कूल में होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे भी कि जो है इस वेद के ऋचाओं को, यानी कि ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएँ लिखी हुई हैं, उनको पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य आपको पता है कि आर्य जो उस समय जो है आपका पूर्व वैदिक युग में जिन्होंने आके जो है वैदिक युग का स्टार्ट किया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उपरांत अगर कोई सभ्यता आई तो वो है आपका वैदिक युग, ठीक है। और वैदिक युग की जो स्थापना में, यानी कि वैदिक युग का शुरुआत करने में जिनका योगदान रहा वो थे आर्य, ठीक है। खैर इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे बस एक शब्द लेके चलते हैं। इस वेद से आर्य के जो भी आर्य आए थे, ठीक है, ऐसा मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे, यानी मध्य एशिया से वे आए थे। तो इनके जो है इनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, इनका इतिहास कैसा रहा, एवं ईश्वर की महिमा, ठीक है, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है हमें किसमें? ऋग्वेद में मिलती है। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद की रचना किसने किया? ध्यान रखिएगा यहाँ पे रचना की बात कर रहा है, तो विश्वामित्र द्वारा जो है रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना, हर एक मंडल की रचना अलग अलग लोगों ने किया है। तो वैसे ही तीसरे मंडल की रचना जो है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने किया है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने किया है। गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 देवता, सूर्य देवता सावित्री की बात करेगा तो इनके लिए तीसरा मंडल, और जब बात करेगा देवता सोम की बात करेगा तो इनके लिए 9वां मंडल आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि तीसरा मंडल हो गया तो पूछ देगा कि चौथे मंडल का संबंध किससे है। तो चौथे मंडल को अलग लिख लीजिएगा बुक में कहीं। चौथे मंडल का जो संबंध है वो कृषि संबंधी जानकारी देता है। चौथा मंडल क्या देता है? कृषि संबंधी जो है, ठीक है,
कृषि संबंधी जो है जानकारी देता है, कृषि संबंधी जो है जानकारी देता है। ठीक है, तो जब बात करेगा चौथे मंडल का तो समझिए कृषि संबंधी ये जानकारी देता है। तो आपका तीसरा मंडल हो गया, चौथा मंडल हो गया, नौवां मंडल सोम हो गया। आठवें मंडल की बात करते हैं तो आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। याद कर जाइएगा इसको। ठीक है, चातुस्वर्ण समाज, चातुस्वर्ण समाज यानी ऐसा समाज जिसमें 4 वर्ण थे। चातुस्वर्ण समाज यानी कि ऐसा समाज जिसमें 4 वर्ण हो, और इसकी कल्पना का आदि स्रोत यानी ये कल्पना कब किया गया कि एक समाज में 4 वर्ण होने चाहिए। तो सबसे पहले ये कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है कौन सा, पुरुष सूक्त, और उसी में चातुस्वर्ण समाज की जो है कल्पना की गई है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, 4 वर्ण में क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब इनका बताया गया है कि ये क्रम वाइज यानी कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, जबकि क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य जो हैं वो ब्रह्मा के जो है जंघाओं से, और शूद्र जो है ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसी एक धारणा है। ठीक है, तो ऐसी एक धारणा है और आप ऐसे ही याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए चातुस्वर्ण समाज की कल्पना कहाँ की गई है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, उसमें ये कल्पना की गई है चातुस्वर्ण समाज का। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, ठीक है, अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया है। ठीक है, अधन्य शब्द का प्रयोग जो है वो गाय के लिए किया गया है। याद कर जाइएगा। अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये सब हमें आगे पढ़ना है, बल्कि हम लोग जो है अभी पूरा जो है एक तरह से स्रोत पढ़ रहे हैं। स्रोत, पूरा इतिहास, प्राचीन भारत का स्रोत अभी हम पढ़ेंगे, जो हम आगे क्रम वाइज से उसको फिर से देखेंगे। लेकिन हम अभी इकट्ठे एक ही जगह जो है सिर्फ स्रोत के बारे में, यानी कि वन लाइनर आपको यहाँ पे रटना है कि ये जो है इस समय हमें यहाँ से जानकारी मिलेगी, क्रम वाइज से आपको देखते जाना है। अब देखिए धर्मसूत्र क्या कहता है, तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख प्रजाति जो अभी हम 4 प्रमुख जाति जो अभी हम देख रहे थे, वर्ण, 4 वर्ण जो देख रहे थे, उन चारों वर्णों की स्थितियाँ क्या होंगी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी स्थितियाँ समाज में क्या होंगी, ये कौन कौन से व्यवसाय करेंगे, यानी ब्राह्मण कौन सा व्यवसाय करेगा, क्षत्रिय क्या कार्य करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा, उनके दायित्व समाज के प्रति उन चारों के अलग अलग दायित्व होंगे, और वो दायित्व क्या होंगे इसके बारे में धर्मसूत्र में बताया गया है। उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे। ठीक है, यानी चारों हैं तो चारों के कर्तव्य, तथा उनको उन चारों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वे अधिकार कौन कौन से हैं इसका स्पष्ट विभेद करता है कौन, धर्मसूत्र। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट विभेद कौन करता है, धर्मसूत्र करता है। अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बार बार दिखेगा, AD, BC और AD। ठीक है, BC और AD ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, इसी का एक्सप्लेनेशन है। BC यानी कि ईस्वी पूर्व बोलते हैं, और AD यानी कि ईस्वी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। आगे देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या आ जाएगा, ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर जो है ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, यानी कि जो कल्पना है कि है इस समय इनका जो है जन्म हुआ है, पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी कि इनके जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व, यानी कि उनके पहले जन्म के पहले की बात, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की बात। ठीक है, और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे अगर महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है, 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहने का मतलब कि अगर ऐसे देखा जाए तो 563 है तो 683 होना चाहिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिनती क्या हो जाएगी, यहाँ पे उल्टा चलता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में होगा, यानी ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, और उनके जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया, और अभी इनका जन्म होगा 483 ईसा पूर्व बाद, उससे पहले ही जो है महात्मा बुद्ध जो है उनकी मृत्यु भी हो गई।
यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध जन्म लिए और ईसा मसीह के जन्म के जो है 483 ईसा पूर्व ये मर भी गए। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, यानी कि जिस दिन वो जन्म लेते हैं और वही साल जो है पहला साल कहलाता है कि ये जो है अब जन्म ले लिया, अब दिन 1 स्टार्ट हो जाता है और जो है साल भी आपका पहला स्टार्ट हो गया। अब आगे के सन को जो है हम प्लस में गिनती करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, ईस्वी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, AD। ठीक है, इसके लिए संक्षेप शब्द कौन सा है, ईस्वी है। ठीक है, इसके लिए संक्षेप शब्द क्या है, जो है संक्षेप में क्या लिखते हैं, सिर्फ ईस्वी लिखते हैं। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, यानी कि वो उस साल की बात हो गई AD, यानी जिस समय जो है जीसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका है। तो इस तरह हम समझ लिए कि ये जो है AD और BC का निर्धारण सिर्फ एक व्यक्ति के जन्म से निर्धारित है और वो हैं ईसा मसीह। ठीक है, आगे देखते हैं वामनावतार। कहानी आप सुने होंगे, ठीक है, कहानी आप सुने होंगे कि जब छोटा सा बालक का रूप धारण करके आते हैं और महाराज बाली जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो उस समय इन्होंने क्या किया है, विष्णु भगवान ने जो है वामन का अवतार लिए हैं और 3 पगों में जो है तीनों लोगों को जो है क्या कर दिए हैं, 3 पगों में तीनों लोग, 2 पगों में ही इशारा कर दिए, तीसरा पग तो महाराज बाली के सर पे रखना पड़ गया था। ठीक है, कहानी आप सुने होंगे, यूट्यूब पे भी है, बहुत सारा देख सकते हैं। तो 3 पगों के उसी कहानी का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन है, तो ये ऋग्वेद ही है। यानी कि ये कहानी कहाँ से वर्णित है, ऋग्वेद से ही हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, इंद्र भगवान जो कि आपका क्या थे, जो आपके जो हैं युद्ध के देवता भी माने जाते थे, इनके लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो है रचना की गई है। यानी 250 ऋचाएँ किनके लिए है, इंद्र के लिए, और 200 ऋचाएँ किसके लिए है, अग्नि के लिए है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, यानी जब भी आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसके जो भी साधन हैं, ठीक है, यानी अभी हमने देखा धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और साथ ही साथ क्या है आपका जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो इन सभी में हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य, जैसे ही वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सिर्फ वैदिक साहित्य की बात कर रहा है, धर्म ग्रंथ में सबसे पहला क्या आया हमें पढ़ने के लिए, वैदिक साहित्य, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। और उसी वैदिक साहित्य में जो है हम पहला पढ़ चुके हैं और वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये ध्यान रखिएगा, वन लाइनर है, याद कर लीजिए। अब बात करते हैं, ऋग्वेद तो खत्म हो गया, अब यजुर्वेद की बात करते हैं। ठीक है, तो सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के लिए अनुपालन, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कुछ नहीं है, यजुर्वेद बस इतना है कि जब यज्ञ होता था, मंत्र पढ़े जाते थे, बलि देने की जो प्रथा थी, तो ये सारे काम को करने के एक तरीका होता है। ठीक है, पूजा करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, ये नहीं कि जो है सारा पूजा हो गया, आप बाद में जो है गणेश जी को जो है गंगा जल से नहलाने लग गए। ठीक है, तो सबसे पहले नहलाया जाता है, फिर अगरबत्ती, फिर जो है आपका जो कुछ भी है एक जो है सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो यही जो है इसी का संकलन, यानी कि नियमों का संकलन, कि भाई मंत्र और बलि ये सब जो है, यानी जो भी कर्मकांड है इसको करने के तरीके क्या होना चाहिए, यही तरीका का संकलन ही क्या कहलाता है, यजुर्वेद। यानी ये जिस पुस्तक से हमें मिलती है उसको यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहते हैं। जैसे आप ऋग्वेद के जो है, ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते थे, होत्री कहते थे। ठीक है, होत्री कहते थे। वैसे ही यजुर्वेद के जो हैं पाठ्यकर्ता उनको अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको यज्ञ के नियमों, ठीक है, यज्ञ का नियम, जो भी यज्ञ कराएंगे उसके नियम क्या होंगे, उसके विधि क्या होंगे, इसी का जो है यहाँ पे संकलन मिलता है। यानी कि यहीं पे जो है सब कुछ मिलता है। संकलन मतलब कि इकट्ठा है, सब कुछ संकलित है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है कि कैसे जो है बलिदान दिया जाता है। यानी कि गाय बछड़ा पहले जो है काटा जाता था, तो वो जो है बछड़े का जो है बलि दिया जाता था, गाय का नहीं, बछड़े का जो है बलि दिया जाता था। तो बछड़े का या फिर भैंसा का बलि दिया जाता था। तो ये जो है बलि देने की विधि कौन सी है,
ये इसी में हमारा यजुर्वेद में ही हमें देखने को मिलता है। यह एक ऐसा वेद है, कौन सा? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य यानी कि गद्यांश, गद्यांश यानी कि कहानी, और पद्य जो है वो 4 जो है लाइन का श्लोक होता है, ठीक है। उससे आपको कुछ अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। उससे आपको अर्थ की आभा निकलेगी, अर्थ नहीं निकलेगा, उसको आपको समझना होगा। लेकिन गद्यांश तो आपका कहानी है, कहानी पढ़ के कोई समझ जाएगा। तो ये सिंगल चीज़ है, यजुर्वेद एक सिंगल जो है आपका वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। बाकी सारे वेद क्या हैं? बाकी सारे वेद जो हैं वो आपके पद में हैं, गद्य में कोई नहीं है, ठीक है। गद्य में कोई नहीं है, गद्य में सिर्फ एक यजुर्वेद ही है। आगे देखते हैं, सामवेद की बात करते हैं तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है जी? तो ये है आपका गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये नहीं कि घूमने गए या फिर 4 आदमी मिल गए, शादी विवाह में जा रहे हैं, नाच रहे हैं और उसमें जो गाना गा रहे हैं वो भी आपका सामवेद में ही मिल जाएगा, नहीं, वो गाना नहीं है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी जो यज्ञ हो रहा है और उस समय जो है आपके क्या कहते हैं, उस समय जो है पंडितों का एक गुट मिलके, ठीक है, पंडितों का एक गुट 10-20 ब्राह्मण जो है मिलके जो है राग में राग मिला के और जो गा रहे हैं, ठीक है, जो ऋचाएँ यानी जो मंत्र उसमें जो पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हीं को सामवेद कहते हैं, ठीक है। वो सब जो है इसमें वर्णित है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्दात्री, ठीक है, उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसका संकलन जो है यानी ऋग्वेद में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को गायन के रूप में जो है 90% उसके जो भी उसमें शब्दशः लिखे गए हैं उन्हीं के 90% वक्तव्य को सामवेद में हूबहू गाने के फॉर्म में डाल दिया गया है, ठीक है, गाने के फॉर्म में डाल दिया गया है। जैसे कि आज के डेट में जो एक सॉन्ग जैसे कि आपका हनी सिंह वगैरह जो गाना गाता है तो वो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसको गाने के फॉर्म में ड्रम के साथ मिला दो तो वो एक गाना नज़र आता है। वैसे देखा जाए तो जनरली उसमें स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भी क्या है, सामवेद उसी टाइप का है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम यजुर्वेद तथा सामवेद में, ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब यहाँ से आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें देखिएगा कि ऑप्शन में अगर चारों है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो आप तुक्का मारने के चक्कर में ये जो है यजुर्वेद और सामवेद जो है नहीं मारने की कोशिश कीजिएगा। अगर यजुर्वेद में बोल दे कर्मकांड का वर्णन तो यजुर्वेद ठीक है, गायन का तो सामवेद सही है। लेकिन इससे अलग कोई अगर कंफ्यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ऋग्वेद, ठीक है, या फिर जो है आपका अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्टेटमेंट से, अगर उसके भाव से, क्वेश्चंस के भाव से आपको ये लगे कि यहाँ पे उदारता की बात कही गई है, यानी कि जो है भ्रूण हत्या की बात नहीं कही गई है, स्त्रियों की निंदा की बात नहीं कही गई है, बल्कि उनको जो है समान अधिकार देने की बात कही गई है, यानी हर किसी को जो है ज़रा हृदय बढ़ा करके सोचिएगा। और क्वेश्चन से अगर ऐसा न प्रतीत हो कि इसमें जो है उदार हृदय की बातचीत है तो समझिए कि वो ऋग्वेद की बात कर रहा है। और जब देखिए कि संकीर्णता आ गया कि इसको ये अधिकार नहीं देंगे, ये शूद्र है, ये जो है आपका वैश्य है, तो जब ये जो जाति प्रथा जो आ जाएगी प्रबल रूप से, वर्ण व्यवस्था प्रबल रूप से आ जाएगा कि इसको जो है पूजा करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये शूद्र है इसलिए इसको पूजा करने का अधिकार नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकता, तो ये सब चीज़ें जो आ जाएंगी ना अथर्ववेद में आ जाएंगी। ऋग्वेद में उदार हृदय की बात करेगा, ठीक है। एक जो है तुक्का मारने का एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं, अगर मारना ही है तो। आगे देखते हैं
अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, यानी कि अथर्ववेद की रचना किसने किया है, तो अथर्वा ऋषि ने किया है। ठीक है, रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक मंत्र जो है ना उससे भी प्राचीन, यानी उससे भी पुराना है कौन सा मंत्र, जो अथर्ववेद मंत्र है। अब ये कैसे हो सकता है, जरा सोचिए यहाँ पे कंसेप्ट रुक के, कि भाई ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखा गया है और अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है, तो फिर ऋग्वेद का कोई भी मंत्र, ठीक है, ऋग्वेद का कोई भी मंत्र से ज़्यादा पुराना कैसे हो सकता है अथर्ववेद का मंत्र, है कि नहीं। तो ज़रा सोचिए, मेरे पास 1000 पन्ने का जो है मैं ऋग्वेद लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1000 का, अभी ये 900 के आसपास लिखा हूँ, 900 पेज लिखा गया हूँ और अभी 100 पेज बाकी है, तब तक अथर्ववेद का लिखने वाला लिखना स्टार्ट कर दिया है। यानी अथर्ववेद वाला भी 100 लिखेगा तब तक यह 1000 पूरा होगा, 1000 पूरा होगा तब तक जो है 100 तो इसका हो चुका रहेगा अथर्ववेद का, समझ रहे ना। अगर ऋग्वेद का पूरा 1000 का 1000 पन्ना लिखा गया तब तक मालूम चलेगा कि अथर्ववेद का भी 100 पन्ना लिखा गया। यानी ये जो 100 पन्ना जो लिखाया अथर्ववेद में, ये कहीं ना कहीं से जो है ऋग्वेद के कुछ मंत्रों, 900 वाले तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन जो बाकी 100 हैं उनसे तो पुराना ये हो गया ना जी अथर्ववेद का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वही बात कह रहा है, इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये क्या करता है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। आप देखिए निंदनीय बात आ गई ना, कन्या का जो है अधिकार एक तरह से जो है ख़त्म करने की बात। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, अथर्ववेद में ही आएंगी। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी जहाँ पे आपका क्या आ गया, फालतू की बातचीत जो आ जाएगी ना, ठीक है, अंधविश्वास हो गया, जो है आपका छुआछूत हो जाएगा, ये सब कहाँ आ जाएंगे, ये सब के सब जो है अथर्ववेद में आ जाएंगे। पृथ्वी सूक्त क्या है भाई, तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, कौन कौन से पक्ष हैं भाई, तो गृह निर्माण कैसे होगा, कृषि की उन्नति कैसे होगी, व्यापारिक मार्गों का खोज कैसे होगा, जैसे कि आपका वास्को डी गामा ने किया था, है कि नहीं। तो यही है, रोग निवारण कैसे कैसे हो जाएगा, जैसे अभी कोविड का किया गया, समन्वय हो गया, विवाह तथा प्रणय गीतों, अभी मैंने बोला था कि नॉर्मल गीतों का वर्णन आपका सामवेद में नहीं है, उसमें सिर्फ वही गीत का वर्णन है जो यज्ञ के समय गाए जाते थे। ठीक है, बाकी आप विवाह कर रहे हैं उस समय जो आपका डिस्को बज रहा है, या फिर प्रणय प्रेम में पड़े हुए हैं बाहों में बाहें डाल के, तो उस समय जो गीत हो रहा है, जो अक्सर जो है आपका हिंदी सिनेमा में होता है, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब अथर्ववेद में आ जाएगा। राजभक्ति, जैसे अभी जो है जो कोई कांग्रेस के प्रति भक्त है, कोई बीजेपी के प्रति भक्त है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्टी की भक्ति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे राजभक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, राजा का चुनाव कैसे होगा, जैसे आज के हमारी जो है चुनाव व्यवस्था जो है आपका इलेक्शन कमीशन है, तो वैसे ही उस समय भी था। ठीक है, तरीका अलग था। बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप वशीकरण कैसे किसको वश में कर लेंगे, प्रायश्चित, कुछ गलती कांड कर दिए तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी जो है वर्णन है। ठीक है, तो इसलिए बोल देता है जादू टोने का संबंध किससे है भाई, अथर्ववेद से है। तो इसमें जो कुछ भी है, चाहे वो रोग निवारण, समन्वय, विवाह, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे रोग निवारण भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे औषधियों की भी बात करता है, तो औषधियों की भी बात करेगा, जादू टोना का भी बात करेगा, ये सब आपका जो है अथर्ववेद में आ जाएगा। अथर्ववेद में परीक्षित आपको पता है कि जो है आपका पांडव वंश का जो है अंतिम जो है यही था। ठीक है, परीक्षित था। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण कहाँ मिलता है, तो कुरु देश की जो है समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है आपको कहाँ पे, तो यह है अथर्ववेद में। ठीक है, यह है अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। अथर्ववेद में ही क्या कहा गया है, सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति दोनों याद रखिएगा, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कई बार आ चुका है कि बताइए किस वेद में
प्रजापति सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चारों ऑप्शन रहेगा, आपको मारना है अथर्ववेद। ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जैसे हर एक सब्जेक्ट का जो है कई गो शाखा होता है। ठीक है। जैसे अगर बाय द वे आपका जो है बायोलॉजी की ही बात करें तो जूलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, 2 शाखा में विभाजित हो गया। वैसे ही क्या है, वेद भी कई शाखाएं में बटे हुए हैं। जो वैदिक अध्ययन, ठीक है, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साकल शाखा। सबसे पहले क्या है, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी, किससे, तो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है, तो ये है साकल शाखा। तो आप समझ जाइएगा, जैसे कि आप याद करते हैं कि जैसे पूछ देगा कि जो है बोटनी किसका भाग है, तो जी बायोलॉजी का है, जूलॉजी किसका है, तो ये भी बायोलॉजी का पार्ट है। तो सेम एज इट इज है कि जो है साकल शाखा किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित है। अब आ जाइए यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑलरेडी 2 भाग में बटा हुआ है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यानी कि जो है आपका यजुर्वेद 2 भाग में बटा, शुक्ल यजुर्वेद और जो है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अच्छे से देखते हैं इसको। शुक्ल यजुर्वेद एक हो गया, दूसरा हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद। अब ये भी 2 भागों में बटेंगे, मध्याह्न दिन तथा कान्व। ये शुक्ल यजुर्वेद का, यानी ये शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा हो गया, मध्याह्न दिन, और जो हो गया कान्व। ठीक है, मध्याह्न दिन और कान्व ये दोनों के दोनों क्या है, शुक्ल यजुर्वेद के भाग हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के कितने हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 4 हैं, एक है काठक, दूसरा है कनिष्ठल, तीसरा है आपका मैत्रियाणी, चौथा जो है आपका तैतरीय है। कैसे याद करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे कि काठक, कनिष्ठल, कानी अंगुली से क्या कर लिए थे, कृष्ण ने क्या किया था, कानी अंगुली, कृष्ण यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो कानी अंगुली से जो है कृष्ण ने जो है पर्वत उठा लिया था, तो ये याद रखिएगा। दूसरा काठ का, यानी लकड़ी का बहुत सारे जो है कृष्ण भगवान जो है दुकानों में मिल जाते हैं, तो काठक का कनिष्ठल, और जो है इनके बहुत सारे जो है द्रौपदी भी इनकी मित्र थी, अर्जुन भी इसके मित्र थे। तो ये मित्रता प्लस में मित्रता संधि लेके भी गए थे आपका जो है कौरव सभा में। तो मैत्रियाणी किससे संबंधित हो जाएगा, कृष्ण से। और तैतरीय यानी जो है 73 गो से, ऐसे याद रखिएगा 73 गो, लेकिन आप तैतरीय याद रखिएगा, मतलब बहुत सारी इनके पास गोपियाँ थीं, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो आपने 2 चीज़ याद रखा, कौन सा, साकल शाखा किसका है, तो ये आपका ऋग्वेद का। वैसे ही यजुर्वेद खुद 2 भागों में बटा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और फिर ये जो है कई भागों में बटे, जैसे शुक्ल यजुर्वेद जो है मध्याह्न दिन और कान्व में बटा है, मध्याह्न दिन और कान्व में बटा। ठीक है, और वैसे ही कृष्ण यजुर्वेद भी 4 भागों में बट गया, काठल, कनिष्ठल, मैत्रियाणी और तैतरीय। एक चीज़ और, शुक्ल यजुर्वेद कहिए या फिर वाजसनेय संहिता कहिए, बात एक ही है। शुक्ल यजुर्वेद कहिए या फिर वाजसनेय संहिता कहिए, बात एक ही है। अब बच जाता है 2 और, एक बचता है आपका सामवेद, दूसरा बचता है आपका अथर्ववेद। तो सामवेद में देखेंगे, सामवेद में कौन सा हो जाएगा, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय, ठीक है, तलवकार, ये सब जो है सामवेद की शाखाएं हैं। कौन कौन सी, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय और तलवकार। अब आते हैं अथर्ववेद की शाखाएं। तो अथर्ववेद की शाखाएं, अब देखिए जिस अथर्ववेद में आपका जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, अपने पैपलाद यानी अपने औलाद, एक व्यूर है, अपने औलाद को जो है एक तरह से जो है निंदा करता हो, तो वो सन की याद नहीं हो सकता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि शौनक और पैपलाद किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद का हो जाएगा। देखिए ट्रिक जब तक नहीं लगाइएगा तब तक बात बनेगी नहीं, दिमाग में रहेगा नहीं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। आगे देखते हैं, आगे जो है आपका, अब आपका वेद खत्म हो जाता है, यानी कि जो है आपका कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लिए। प्लस में जो है वेदों के जो है कई भाग थे, ठीक है, कई शाखाएं थीं, उन शाखाओं को आपने यहाँ पे देख लिया। ये पुरानी जो है आप लूसेंट खोजेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, ये नई वाली लूसेंट में मिलेगा, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें पूछ दिया था आपका कि यजुर्वेद का जो है ऋग्वेद का से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का नाम क्या है, तो यह है साकल शाखा। बस यही अभी तक क्वेश्चन में आया है, बाकी अभी ये यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, मध्याह्न दिन, कान्व, ये सब आना जो है अभी बाकी है। तब एक क्वेश्चन पूछ दिया है तो लूसेंट ने क्या किया कि उससे संबंधित
सारे प्रश्न यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को अब देखते हैं। संहिता के पश्चात, संहिता यानी आपको पता है चारों वेदों की बात कर रहा है, यानी चारों वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान है। क्यों भाई, जब आपके पास वेद था ही तो ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहली बात यह है कि जो वेद जो था इसका लैंग्वेज बहुत टफ था। ठीक है, इसका लैंग्वेज बहुत टफ था, उसी को सरल भाषा में ब्राह्मणों में जो है उसको समझाने की कोशिश किया गया। फिर आरण्यक में भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। उपनिषद में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इस तरह आप देखेंगे आरण्यकों की संख्या कितनी है, तो आरण्यकों की टोटल संख्या जो है वो 7 है। और वैसे ही उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद को ही आप ध्यान रखेंगे, वेदांत भी इसी को कहा जाता है, वेदांत भी उपनिषद को ही कहा जाता है, यानी यहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अब इसके बाद आगे व्याख्या इसकी नहीं की गई है, जो उपनिषदों तक है वहीं तक सीमित है। अब यहाँ पे देखेंगे इसने उत्तर वैदिक कालीन यानी कि इनसे, यानी कि जो है आपका ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से, इनसे क्या मिलता है? तो इनसे उत्तर वैदिक कालीन, क्योंकि वैदिक काल की बारे में जानकारी तो संहिता से प्राप्त होती है, तो वैदिक काल के बाद कौन सा काल आएगा? तो वो आता है आपका उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है हमें इन तीनों से। आगे देखते हैं, अगला लाइन देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं, जो भी वैदिक संहिता था, संहिता कौन है? वही 4 आपका जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन्हीं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। गद्य यानी कि कहानियों में, गद्यांश में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए, यानी कि चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले याद करने का टेक्निक थोड़ा बहुत यूज कीजिएगा इसका। ऋग्वेद पहला है ए क, ए से हो जाएगा क्या? ए से हो जाएगा आपका जो है ऐतरेय, ए से क्या हो जाएगा? ऐतरेय, और क से क्या हो जाएगा? कौशितकी। ठीक है, कौशितकी। यजुर्वेद का कैसे याद रखेंगे? तो स त, ठीक है, स से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और त से हो जाएगा तैतरीय। स से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, यानी एगो एक है, एगो शतक है। ठीक है, तो स से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और त से हो जाएगा तैतरीय। और यहाँ पे सामवेद में है पंचविश और षड्विश, षड्विश भी इसी का भाग है, पंचविश और षड्विश, तो 5 और 6 पंचविश षड्विश। और अथर्ववेद का लास्ट में है गोपथ। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पूछता है कि बताइए ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो या फिर पूछ देगा बताइए गोपथ जो है किस वेद से संबंधित है, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। आगे देखते हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में, यानी सबसे पहले हमने संहिता पढ़ा, संहिता के बाद जो हम देखें कि संहिता बहुतों को जो है समाज में समझ में नहीं आया, जिस वजह से ब्राह्मण कैसे आया? गद्य में आया। ठीक है, फिर आरण्यक, उपनिषद, इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, और फिर हमने सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया। अब कुछ वन लाइनर है जो देखिए, वन लाइनर में हमने देखा था कि वैदिक ग्रंथ में, यानी कि वेदों से हमें, अथर्ववेद से हमें क्या मिलता है? तो अथर्ववेद से जो है हमें आपका परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु यानी कि परीक्षित के बारे में बताया गया है, किसमें? अथर्ववेद में। और यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, ध्यान रखिएगा, यानी ब्राह्मण ग्रंथ कब आए हैं? अथर्ववेद के बाद आए हैं। तो यहाँ पे वही आ गया है कि आप परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राजाओं की क्रमावली ध्यान जो है लिंक करते चलिएगा, यानी कि जो हम परीक्षित से पहले की जो कहानी पढ़ रहे थे वो हम किस परीक्षित को इंक्लूड करते हुए, या फिर परीक्षित से पहले की कहानी जो हम पढ़ रहे थे वो सब संहिता में था। और उसके बाद और बिंबिसार की जो कहानी, बिंबिसार से पूर्व की बात जो होगी, ये ब्राह्मण ग्रंथ से मिलेगा। ऐतरेय में आपको पता है ऐतरेय किससे संबंधित है? तो ऐतरेय अभी मैंने बताया था आपको कि ऐतरेय जो है ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और वही चीज़ यहाँ पे है कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के जो है
नाम दिए गए हैं। ठीक है, शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये सब अगर आप महाभारत या रामायण देखे होंगे तो ये सब उसमें आ जाते हैं। पंचाल, पंचाली द्रौपदी को कहता है, कौशल, कौशल नरेश, विदेह माधव, ठीक है, कुरु तो खैर इंद्रप्रस्थ था ही, शल्य नरेश, गंधार नरेश, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, 2 बार आ चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो वन लाइनर दिया हुआ है, ये वन लाइनर वो ही सब दिया हुआ है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार। तो लूसेंट क्या किया, आपको समझा दिया, समझाया क्या, आपको बता दिया कि सबसे धर्म ग्रंथ में आपको सबसे पहले वेद पढ़ना है, फिर ब्राह्मण पढ़ना है, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर उनके बारे में जो भी उनसे रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको दे रहा है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े, किससे, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की, यज्ञ से जुड़े जो भी कर्मकांड हैं उनकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। जैसे आरण्यकों की संख्या कितनी थी, तो आरण्यकों की संख्या जैसे आप देखेंगे 7 है, वैसे ही उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। 13 को ही क्यों रखा गया है, क्योंकि 13 ही ऐसे हैं। अब 108 का 108 थोड़े पढ़ना है हम लोग को, मात्र 13 ही उपनिषद बुकों मिला है, बाकी सब सड़ गल गया, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ठीक है, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है, किसमें, उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें है, मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी अगर कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, या फिर कोई लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वो दोष जो है, लड़की के चक्कर में जो पड़ा हुआ है वो दोष भी उसी के समतुल्य है, यानी उसी के बराबर है जो शराब पीने वाला जो गलती कर रहा है। यानी कि दोनों की गलती में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऐसा बताया जाता है मैत्रेयणी संहिता में। ठीक है, अब बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। ठीक है, आगे देखेंगे जापलो उपनिषद। जापलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद जो है आपका गृहस्थ, गृहस्थ के बाद जो है वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद जो है संन्यास। ये 4 आश्रम का उल्लेख कब कहाँ किया गया है, जापलो उपनिषद में, जबालो उपनिषद में। ठीक है, स्मृति ग्रंथ, जो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, मनुस्मृति। ठीक है, अगर आप पुराने जो है अध्यात्म से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा सबसे पहले जो है ईश्वर ने मनु की रचना किया। ठीक है, कि जाओ जो है अपना जो है परिवार बढ़ाओ पृथ्वी पे। तो आप कहानी अगर आप YouTube पे जाके देखेंगे तो बहुतों ऐसी स्टोरी हैं। तो यही जो है मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है। यह शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति कई बार आ चुका है। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है। वैसे ही नारद स्मृति किसका है, तो आपको पता है कि जैसे ही नारद भगवान को राक्षस मारने के लिए जाते थे, नारद भगवान क्या होते थे, गुप्त हो जाते थे, नारायण नारायण करके गुप्त हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे। तो इससे लिंक कर लीजिएगा कि नारद स्मृति का संबंध किससे है, गुप्त युग से है। वैसे ही मनुस्मृति का संबंध किससे है, तो शुंग काल का ये मानक ग्रंथ है। तो जाहिर सी बात है शुंग काल से संबंधित है। वेदांग तथा सूत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं, यानी कि वेदों का अंत। ठीक है, वेदांत। वैसे ही जो है ये है वेदांग है, वेद का अंग है, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके अंगों को, कि कोई भी चीज़ स्थिर है तो उसके कुछ अंग है। ठीक है, तो वैसे ही वेद को समझने के लिए उसके कुछ अंगों को और सूत्र को समझना होगा। यानी आपको सब कुछ बता दिया, वेद क्या है, सारे वेदों को मिला के संहिता कहते हैं। वेद बहुतों को समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया जो कहानी में है। ब्राह्मण ग्रंथ भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, आरण्यक की रचना किया गया। और फिर जो है सबसे सरल भाषा में आया उपनिषद। ठीक है, अब उससे सरल भाषा में हो नहीं सकता है। ठीक है, तो उपनिषद की रचना किया गया।
और अब बता रहा है कि उन उपनिषद में, उन जो है आपका, चाहे वो जाबलो उपनिषद हो या फिर आपका जो है मनुस्मृति हो या फिर आपका गुप्त जो है नारद स्मृति हो, इन सब में क्या क्या चीज़ें जो है मुख्य चीज़ें हैं। ठीक है, अब लास्ट में बता रहा है कि वेद के कौन कौन से अंग थे जिसकी वजह से वेदों को पढ़ना सहज था। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये हैं शिक्षा। सबसे पहला क्या था? शिक्षा। अगर आप शिक्षा समझते हो यानी कि शुद्ध उच्चारण आप करना जानते हो। कल्प यानी कि कर्मकांडीय विधि, ठीक है। निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। और व्याकरण, व्याकरण का मतलब क्या हो जाएगा? तो व्याकरण का मतलब ध्यान रखिएगा, व्याकरण का मतलब है भाषा विज्ञान। क्या है? भाषा विज्ञान। आज छंद जो है, चतुष्पदी श्लोक को क्या कहते हैं? चतुष्पदी यानी 4 पदों के श्लोक को क्या बोलते हैं? छंद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष तो क्या हो जाएगा? ज्योतिष भाग्यफल बताता है, भाग्यफल। तो ज्योतिष का मतलब क्या हो जाएगा? भाग्यफल हो जाएगा। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि ये खत्म न हो जाए, कौन? वैदिक साहित्य। इसके लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, यानी सूत्र साहित्य का जो है एक तरह से आपका संकलन किया गया, प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें, यानी कि इन तीनों का जब अध्ययन कीजिएगा तो इन तीनों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधान, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हैं ज्ञात करते हैं। किससे? स्रोत, गृह एवं धर्मसूत्रों के अध्ययन से। प्रमुख सूत्रकार, जो भी ये सूत्र जो जिसका गठन, जो प्रणयन किया गया, जो सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, उस प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, ठीक है, आपस्तंभ और वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र, कौन सा धर्मसूत्र? तो गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। जितने भी सूत्र हैं उनमें सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गौतम धर्मसूत्र। अगर पूछेगा सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति है। आगे देखते हैं, पुराण की बात करते हैं, ठीक है, कि पुराण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, यानी कि कहानियों को व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। कहाँ? पुराणों में। और इनके रचयिता जो है लोमहर्ष, अथवा लोमहर्ष कह लीजिए, या फिर इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा। कन्फ्यूजन है कि कौन किया है, इसलिए अथवा शब्द का प्रयोग किया गया है। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जैसे उपनिषदों की संख्या 108 थी, आरण्यक की संख्या 7 थी, वेदों की संख्या 4 थी, ठीक है। वैसे ही पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। इसमें से केवल 5, अब 18 तो पढ़ना नहीं है, इसमें भी 5 में क्या हो जाएगा? मत्स्य। आज भी मछली का उत्पादन कहाँ होता है ज़्यादा? तो आंध्र प्रदेश में होता है। तो मत्स्य पुराण का संबंध किससे हो जाएगा? आंध्र सातवाहन से हो जाएगा। वायु पुराण, वायु क्या होता है? गुप्त होता है, आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है। जिस तरह नारद स्मृति का संबंध जो है गुप्त वंश से था, वैसे ही वायु पुराण का संबंध किससे हो जाएगा? गुप्त वंश से हो जाएगा। विष्णु पुराण, विष्णु जो है अपने जो है सर में क्या लगाते थे? मोर का पंख लगाते थे। तो विष्णु पुराण का संबंध किससे हो जाएगा? मौर्य वंश से हो जाएगा। और बाकी 2 ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इन दोनों में क्या पाई जाती है? राजाओं की वंशावली। आप एक और कहानी सुने होंगे कि जब दुर्गा सप्तशती पाठ होता है तो आप सुने होंगे मार्कंडे ऋषि बोले, ठीक है। अक्सर आता है मार्कंडे ऋषि, ठीक है, मार्कंडे ऋषि, ठीक है, मार्कंडे ऋषि। तो मार्कंडे पुराण में हमें क्या मिलता है? मार्कंडे पुराण से हमें दुर्गा सप्तशती पाठ जो है मार्कंडे पुराण में मिलता है। दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा सप्तशती जो है पाठ जो है ना, ठीक है, सप्तशती पाठ का जब बोध करेंगे तो ये मार्कंडे पुराण में हो जाएगा। एक्स्ट्रा है, आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। जैसे स्मृतियों में कौन सा है? मनुस्मृति, ठीक है। धर्मसूत्रों में कौन सा है? तो गौतम धर्मसूत्र। वैसे ही पुराणों में सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण। आगे देखते हैं, अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, ध्यान रखिएगा, दोनों की स्थिति देखिए क्या स्थिति हो जाती है आगे के समय में। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी,
वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ जो किया करते हैं वो कहाँ करते थे? मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है, क्यों महत्व है भाई? क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ राजा का जो है शासन कैसे चलेगा, यानी कि जो है राजा कैसे शासन करेगा, इसके साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब कैसे रखेंगे कृषि संबंधी विवरण का अग्नि से? तो आपको पता है कि कृषि से जो अनाज निकलेगा, अनाज को पकाया किस पे जाता है? आग पे। तो इसलिए कृषि संबंधी विवरण भी हमें कहाँ से मिलता है? अग्नि पुराण से मिलता है कृषि संबंधी विवरण का। आगे देखते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य को। अब आपका जो है आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं कि संहिता पढ़ लिए, फिर ब्राह्मण पढ़ लिए, फिर जो है आपका आरण्यक हो गया, आरण्यक के बारे में एक दो बातें, और साथ में जो है आपका उपनिषद हो गया, पुराण भी हो गया। अब हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य की बात करते हैं। ये हम सिर्फ अभी वही बात कर रहे हैं, सिर्फ स्रोत की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ही हमारा क्या था? अभी हमारा वही चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम ही था हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, यानी सिर्फ स्रोत देख रहे हैं कि हमें कैसे पता चला कि हमारा जो है प्राचीन भारत ऐसा था। आगे देखते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में जातक में, किसमें? जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कहानी वर्णित है, यानी कि बुद्ध जो है पूर्व जन्म में क्या थे वो सब किसमें वर्णित है? जातक में। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु। हीनयान, अब हीनयान का कथावस्तु है, कैसे आप याद रखिएगा? तो इसको ऐसे याद रखिए कि जिसके पास जो है शब्द अच्छे नहीं रहते हैं तो कहानियाँ सुनाने लगता है। नहीं कहता है कि बकवास करने वाला इधर का कहानी उधर कहने लग जाता है, क्योंकि उसके पास टू द पॉइंट नहीं है। तो कथावस्तु यानी कि हीन बातें करने लग जाता है। तो ये इसीलिए याद रखिएगा कथावस्तु का संबंध किससे? हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। और इस कथावस्तु में किसकी कथा है भाई? तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, तो इन महात्मा बुद्ध के जो है कथाओं का जो है वर्णन है एक तरह से। जैन साहित्य को आगम, जैसे बौद्ध के पूर्वजन्म की वर्णित जो जिसमें है उसको जातक कहते हैं, वैसे ही जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो भी जितने भी जैन साहित्य हैं उनको क्या कहता है? आगम। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इधर कथावस्तु था हीनयान का और इधर जैन धर्म का कल्पसूत्र है। ठीक है, जैसे कथावस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, वैसे ही कल्पसूत्र में यहाँ पे प्रारंभिक इतिहास का। जबकि अगर महावीर के जो है जीवन चरित्र की बात करेंगे तो ये जो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कथावस्तु का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? भगवती सूत्र में। कथावस्तु किसके लिए? बुद्ध के लिए। और भगवती सूत्र में किसका है? महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो भगवती सूत्र को आप लिंक कर लीजिएगा किसके साथ? कथावस्तु के साथ। ठीक है, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है? कल्पसूत्र से। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक लाइन हर एक के बारे में, इसके बारे में और आगे जो चैप्टर्स जब चलेंगे ना तो और एक्सप्लेन में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए। यह 15 अधिकरणों, जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जो है जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र से। और इसके अनुवादक जो हैं, अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? साम शास्त्री। आज के डेट में यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अर्थशास्त्र के जो हैं अनुवादक कौन हैं? तो ये हैं साम शास्त्री। आगे देखते हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया था। देखिए भाषा पहले जो थी उसको सबसे पहले संस्कृत साहित्य में जितने भी घटनाएं थी उनको क्रम वाइज यानी कि सिलसिलेवार ढंग से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। और कलहन ने जिस पुस्तक की रचना किया सिस्टमेटिक ढंग से, उसका नाम इसने रखा राजतरंगिणी, यानी राजाओं की नदी। और इस राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो कुल 8 तरंग कह लीजिए या 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, यानी कि 8 तरंग कह लीजिए या फिर 8 सर्ग कह लीजिए। इसमें प्रारंभ से लेकर शुरू से लेकर 12वीं सदी तक, कहाँ शुरू से लेकर 12वीं सदी तक
कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा 12वीं सदी तक, शुरू से प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। अरबों की सिंध विजय वृतांत, अरबों ने, अरब वासियों ने कैसे सिंध पे जो है विजय प्राप्त किया, इसका वृतांत चचनामा पे है। यानी कि अरब वासी जब आए सिंध के तरफ तो उन्होंने सिंध को कैसे जीता, इसका वृतांत यानी कि इसका पूरा जो है लेखा जोखा किस में है, चचनामा में है। और चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, कहीं कहीं अनुवादक दिया रहता है, कहीं कहीं क्या दिया रहता है, अनुवादक। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो अनुवादक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कौन, अली अहमद, कहीं कहीं लेखक दिया रहता है। तो चचनामा के लेखक या अनुवादक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अली अहमद हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है भाई, तो अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। जिस संस्कृत भाषा में कलहण ने राजतरंगिणी लिखा है, उसी संस्कृत भाषा को, ठीक है, उसी संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक जो है अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि हैं। यानी पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और उस अष्टाध्यायी में इसने संस्कृत भाषा व्याकरण का जो है व्याख्या किए हैं, कौन, पाणिनि, ठीक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास यानी कि मौर्य वंश से पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि पहले का इतिहास की भी जानकारी हमें जो है अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है, साथ ही साथ मौर्य युगीन यानी कि मौर्य के युग में, मौर्यों के युग में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी हमें प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी जब पहली संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, तो ये भी अष्टाध्यायी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता। अब कात्यायन ने क्या लिखा है, एक गार्गी संहिता लिखा था। तो गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब है तो भाई ज्योतिष ग्रंथ, फिर इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, तो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख किया गया है। अब कात्यायन की गार्गी संहिता जब ज्योतिष ग्रंथ है तो इसमें क्राइम रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। तो क्राइम अगर रिपोर्ट कर दिया गया यानी कि यवन आक्रमण का भी इसमें उल्लेख कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए याद रखिएगा इसको। पतंजलि जो है, प से पतंजलि, प से पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले कि शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें मनु स्मृति से भी मिलती है। किससे मिलती है, मनु स्मृति से, ठीक है, मनु स्मृति से भी मिलती है। इसके महाभाष्य से, ठीक है, इनके महाभाष्य से, यानी जो है आपका पतंजलि के जो है, पतंजलि ने लिखा था क्या, महाभाष्य, और महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। जब भाई आप पुरोहित ही होए, ठीक है, जब पुरोहित ही हैं किसके, शुंग के, तो जाहिर सी बात है किसके बारे में इतिहास की जानकारी मिलेगी, शुंगों के बारे में ही इतिहास के, शुंगों के ही इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने 4 भागों में जो हम बांटे थे कि धर्म ग्रंथ देखना है, क्या देखना है, धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ देखना है। दूसरा पार्ट क्या था, ऐतिहासिक ग्रंथ देखना है, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा क्या था हमारा, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो अब हम तीसरे पे आ गए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले, अब इन विदेशी जो भी हैं, विदेशी जो आपके यात्री हैं, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। एक जो आपके यूनान से आए हुए हैं, ठीक है, यूनान रोमन यानी यूरोप से जो यूरोपियन जो थे। दूसरा हम बांटेंगे चीनी लेखक, तीसरा हम बांटेंगे अरबी लेखक, और चौथे में हम अन्य लेखक जो बच्चे खुचे जो हो जाएंगे ना, उनको हम डाल देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यूनानी लेखक टेसियस की बात। यह ईरान का राजवैद्य था, ठीक है, ईरान का राजवैद्य कौन था, तो ईरान का राजवैद्य आपका टेसियस था, ठीक है। टेसियस जो था वो आपका ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब बोल देगा कि एक कानी उंगली पे दही के एक बहुत बड़ा पर्वत कोई उठा लिया है, तो ये एक अविश्वसनीय कहानी हो जाएगी ना। तो ये ऐसे ही कहानियों से भरपूर जो है ये भर दिया है अपने बुक को, इसलिए टेसियस का जो है जो भी है इसने बुक लिखा वो विश्वसनीय नहीं है, तो हम भी उसको याद नहीं करेंगे, बस जानेंगे हैं कि टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था, दैट्स इट।
आगे देखते हैं हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, अब जरा भारत सोचो, अपना प्यारा भारत और फारस की खाड़ी, ठीक है। भारत फारस, जिसको आज के डेट में ईरान कहते हैं, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। अब बोल देगा कि एक तलवार से जो है एक एक हज़ार आदमी के बीच में कोई चला जाता था और सबको मार देता था, तो मतलब कि अफवाह लोग मानेगा। तो इस चीज़, ऐसी बातें जो तार्किक न हो, इन बातों का जो है पूरा संकलन कर दिया था इसने अपने हिस्टोरिका में, इसलिए ये भी जो है विश्वसनीय नहीं है। आगे देखते हैं, सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे वो 3 आए थे। पहला था निर्याकस, दूसरा था आने सिक्रेटस, यानी आया था आने वाला आने सिक्रेटस, आया था एगो निकला था, आने सिक्रेटस निर्याकस, अरिस्टोबुलस, ठीक है। और एक तो बुल्स के समान था, यानी सांड की तरह था, ठीक है। तो इस तरह से लिंक कर लीजिएगा, एगो आया था एगो निकल गया था, ठीक है। आने सिक्रेटस, निर्याकस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। यानी कि इन्होंने जो है, इन लोगों ने क्या किया है, इन तीनों ने जो है अपने पाँव धरती पर रख के जो है कहानी लिखा है। कहने का मतलब कि लेवल में समझ में आता है कि यहाँ एक आदमी के हाथ में तलवार था, 10 आदमी सामने थे तो उस 10 को मार दिया, समझ में आती है बात, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले तो जो है क्या कहते हैं, आपका साउथ के हीरो वाली बात पेंटिंग कर दिया, कौन, हेरोडोटस और टेसियस, ठीक है। तो इन लोगों का जो है फिल्म टाइप का ही हो गया है, कोई विश्वास ही नहीं करता है। तो निर्याकस, अनेसिक्रेटस और एस्टोबुलस कुछ विश्वसनीय दिए। आगे देखते हैं मेगास्थनीज। अब यहाँ से कहानी, सिकंदर तो आ गया, आक्रमण कर दिया, आपका जो है सेल्यूकस निकेटर को वहाँ पे जो है बॉर्डर पे छोड़ दिया था कि भाई तुम जो है ये पूरे प्रांत को संभालो, और खुद जो है निकल गया था अपने देश की तरफ। अब मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का, जब आपका चंद्रगुप्त मौर्य जब आक्रमण करता है और सेल्यूकस निकेटर जब हारता है, तो हारने के बाद जो है मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। यानी कि ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। इसने अपनी पुस्तक, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। इंडिका में, अब जब ये आया ही है मौर्य युग के समय में, तो जाहिर सी बात है कि मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखेगा, तो वही काम किया है। अब जैसे ही मेगास्थनीज जाएंगे, ठीक है, मेगास्थनीज की मृत्यु हो जाएगी एक वक्त के बाद, तो उसके बाद से इधर भी हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासन करेगा, तो बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। अब बिंदुसार जब शासन कर रहेगा, तो इस समय सीरिया नरेश, आपको पता ही है सीरिया, आज के डेट में सीरिया देश की क्या स्थिति है। सीरिया नरेश का नाम क्या था, एंटियोकस। एंटियोकस का राजदूत कौन था, डाइमेकस, और डाइमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। यानी सबसे पहले मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, फिर आ जाएगा इसी की जगह पे, यानी इसका उत्तराधिकारी के तौर पे आप समझ सकते हैं किसको, डाइमेकस, डाइमेकस, ठीक है। और इसका विवरण भी किस में रहेगा, ये भी आया है आपका बिंदुसार यानी मौर्य युग में ही, तो ये भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे देखते हैं, तीसरा आएगा आपका डायोनीसियस। तो सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय में मेगास्थनीज, फिर आएगा आपका जो है बिंदुसार, उसके समय में सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ का राजदूत था, डाइमेकस, तो सीरिया के राजा जो है एंटियोकस, एंटियोकस का जो है राजदूत था, ठीक है, एंटियोकस का जो है राजदूत था। उसके बाद से आएगा डायोनीसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। बिंदुसार के बाद कौन शासन करेगा, अशोक। तो एज इट इज़ उत्तराधिकारी वाली बात हो गई, यानी सबसे पहले कौन आया आपका, मेगास्थनीज, फिर से याद रखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद कौन आएगा, तो मेगास्थनीज के बाद आएगा आपका जो है डाइमेकस, डाइमेकस, और डाइमेकस के बाद कौन आएगा, डायोनीसियस, ठीक है, डायोनीसियस, डायोनीसियस, ठीक है। तो यही डायोनीसियस। आगे देखते हैं टॉलमी। टॉलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी में, कब, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक, ये भूगोल का भी प्रश्न है, ज्योग्राफी में पूछ देता है कि बताइए जो है भारत का भूगोल किसने लिखा है, तो टॉलमी ने। आप प्लिनी की बात करेंगे तो इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, और इसमें भारतीय पशुओं,
पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, ज्योग्राफिकल पार्ट है, ठीक है। पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के विवरण के बारे में जो है लिखता है ये प्लिनी ने अपनी पुस्तक जो है। प्लिनी ने किसके क्या लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का जो लेखक है वो अज्ञात है, यानी कि इसके बारे में, लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में, ठीक है, 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब बंदरगाह में एक बंदरगाह का नाम चर्चा इसने किया है, अरिकमेडु, ठीक है, अरिकामेडु, जो आज के डेट में पुदुचेरी के आसपास है, ठीक है। तो अरिकामेडु की जो है चर्चा किसमें है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। आगे हम जब जो है दक्षिण भारत का इतिहास जब देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं अभी बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये एक ओवरव्यू है, इन सबों के बारे में हमें आगे अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देख लिया कौन सा है, यूनानी रोमन लेखक देख लिए। अब हम चीनी लेखक देखते हैं। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त नरेश। अब गुप्तों का शासन कहाँ था, सबसे पहले आप ये समझिए। तो गुप्तों का, जैसे कि मौर्यों का केंद्र था पटना, वैसे ही गुप्तों का जो है, गुप्त नरेश जो थे ये मध्य प्रदेश में शासन करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब जब मध्य प्रदेश में ये लोग शासन करते थे और ये इसी के शासनकाल में आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका विवरण कहाँ का करेगा, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में ये वर्णन करेगा, और वही इसने किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है कि ये लोग जो है सुखी भी रहते थे, समृद्ध भी रहते थे, ठीक है। और ये जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा है। कौन, फाहियान। फाहियान जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा। पूछ देता है कि बताइए फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, बस इसका यही काम था। उसके बाद से ये चला जाता है। अब आते हैं ह्वेनसांग। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि आपने याद किया था प से पतंजलि, प से पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, वैसे ही इसको भी लिंक कर लीजिएगा, ह्वेनसांग और हर्षवर्धन। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में, कब, 629 ईस्वी में चीन से चलना स्टार्ट किया। कहाँ चलना है भाई, तो भारतवर्ष चलना है। अब भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा, हवाई जहाज तो था नहीं, तो 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कपीसा कहाँ है जी, तो अफगानिस्तान में है, और उस समय अफगानिस्तान भारत का पार्ट था, ठीक है। तो कपीसा पहुंचा, यानी कि ये एंट्री कर गया है, 630 ईस्वी में जो है एंट्री कर चुका है भारत में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर, जैसा कि हम जानते हैं कि फाहियान जो आया था वो 14 वर्षों तक, और ह्वेनसांग जो आएगा, ठीक है, ह्वेनसांग जो आएगा ये आपका 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में, यानी जाहिर सी बात है 630 से 645 यानी कि 15 वर्षों के बाद जो है चीन लौट गया। अब देखिएगा ह्वेनसांग में, वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सीयूकी। तो इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें सीयूकी में इसने क्या किया है, 138 देशों का विवरण दिया है, ठीक है। 138 देशों का इसने विवरण मिलता है। अब हर जो है पहले छोटे छोटे राज्यों में जो है विखंडित था, ठीक है। भारत ही कई छोटे छोटे जो है वहाँ पे राजा महाराजा जो है साइड में मिल जाते थे, जो 2 बड़े बड़े साम्राज्य के बीच में छोटे छोटे ढेर सारे राजा होते थे। तो इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन यानी कि हर्ष के काल का समाज कैसा था, धर्म कैसा था, राजनीति के बारे में वो विवरण किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा, अब देखिएगा इसमें सब स से सिंध का राजा शूद्र था। जब उस समय में क्या होता था कि सारे राजा क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे। ऐसे में अगर कोई राजा शूद्र है तो जाहिर सी बात है कि एक जो है पॉइंट वाली बात है, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सिंध का राजा क्या था, शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ स से सिंध, स से सूर्य, स से शूद्र, स से सूर्य, स से शिव, ठीक है, और स से शीलभद्र, ठीक है।
तो इस चीज़ को सब स वाला है किससे, हंसांग से। तो यहाँ पे इसने जो है बुद्ध का तो सब कुछ लेके गया ही, ठीक है, यानी कि जो है सारा अध्ययन किया और साथ में जो है आपका जो है सब कुछ एकत्रित करके, बौद्ध धर्म का सब कुछ एकत्रित करके बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी प्रतिमा का भी पूजन किया था इसने, ठीक है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जब ये अध्ययन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा किस दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए। इत्सिंग की बात करते हैं, फाहियान की बात कर लिए, शनयुगन की बात कर लिए, अभी हमने जो है ह्वेनसांग की बात कर लिए, अब इत्सिंग की बात करते हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। किसने, इत्सिंग ने। पूछ देगा किस शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं अरबी लेखकों को। अरबी लेखक में सबसे पहले कौन हो जाएगा, अलबर्नी। अब अलबर्नी आपको पता है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबर्नी ख्वारिज्म या खीव, जिसको आधुनिक क्या कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था अलबर्नी, ठीक है। अरबी में लिखी गई इसकी कृति, देखिए एक पुस्तक लिखेगा, देखिएगा कितने सब्जेक्ट्स को जो है इसमें मेंशन करेगा। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज। पूछ देगा भारत की खोज के लेखक कौन है, अलबर्नी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबर्नी। तहकीक हिंद के लेखक कौन है, अलबर्नी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है, क्योंकि यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, केमिस्ट्री, कीमिया, रीति रिवाज एवं प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, ठीक है, आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया है। जैसे कि आपको पता है राजतरंगिणी 8 तरंगों में विभाजित था, ठीक है। कलहन का लिखा हुआ पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंगों में विभाजित था। आपको पता है अर्थशास्त्र जो था, जिसको लिखे हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो कह लीजिए, वो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। वैसे ही अलबर्नी ने जो लिखा है, अलबर्नी ने जो पुस्तक लिखा है तहकीक हिंद, यह 80 अध्यायों में जो है विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन, अब जब ये आया था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण किया था उस समय राजपूतों का उदय हुआ था और राजपूत काल उस समय जो है चरमोत्कर्ष पे थे, और ये आएगा तो धीरे धीरे जो है राजपूतों से ही इसकी लड़ाई होगी मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये यही देखबे करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि फाहियान जो है आपका मध्य प्रदेश को देखा, मध्य प्रदेश के बारे में लिखा। आप जो है ह्वेनसांग का देखेंगे तो ह्वेनसांग ने तो बहुत सारा जो है ट्रैवलिंग किया है, 138 देशों का विवरण उसमें मिलता है। अगर आप देखेंगे आपका जो है मेगास्थनीज का, तो ये आपका पाटलिपुत्र मौर्य वंश के बारे में लिखा है। डाइमेकस की बात करेंगे तो ये बिंदुसार के समय में आया था, इसने भी जो है आपका मौर्य वंश के बारे में लिखा है। और सेम डायोनिसियस जो अशोक के शासनकाल में आया था, इसने भी क्या किया है, ये भी जो है आपके मौर्य वंश के ही बारे में लिखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है अलबर्नी हो गया। अब दूसरे जो है लेखक जो है आप देखेंगे अरबी लेखक इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था ये कहाँ का था, मोरक्को का था। ये कहाँ का था, मोरक्को का था, ठीक है, मोरक्को का था, मोरक्को। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेहला, ठीक है, रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सबसे प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, क्योंकि पूरे जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित अगर कोई था सुल्तान तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक शिक्षित दूसरे शिक्षित को सम्मान करता है, तो वही बात है, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी, ठीक है, या फिर न्यायाधीश, जो समझ लीजिए काजी को न्यायाधीश कहते थे दिल्ली सल्तनत में, तो एज ए जो है न्यायाधीश नियुक्त करता है किसको,
इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता को। आगे देखते हैं अन्य लेखक में तारानाथ। तारानाथ जो हो जाएंगे तो से तारानाथ तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक 2 ग्रंथ की रचना किया है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है कहीं के, इन्होंने पूरे भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। किससे? कंगयूर तथा तंगयूर से। मार्को पोलो की बात करें तो ये पांड्य देश की यात्रा पे आया था। ठीक है, चेरचोल पांडे जो है ना, तो उसी में पांड्य देश की यात्रा पे आया था। अब जब पांड्य देश की यात्रा पे आएगा तो ये विवरण किसका लिखेगा? पांड्य इतिहास के जो है, पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए ये उपयोगी होगा, इनके द्वारा लिखित वृत्तांत। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया 3 चीज़ें, धर्म ग्रंथ देख लिए, ऐतिहासिक ग्रंथ देख लिए, विदेशियों के विवरण देख लिए। अब हमारे पास चौथा और एकमात्र बच गया है, वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब उसको देखते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली अगर हम जानकारी देखें तो हम देखेंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? तो ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, कनिंघम सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है कहा जाता है, कनिंघम को। आगे देखते हैं 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख। बोगाज कोई जो है एशिया माइनर में है। ठीक है, बोगाज कोई एशिया माइनर में। अब एशिया माइनर कहाँ है? तो एशिया माइनर को पहले क्या बोलते थे? एशिया माइनर को पहले जो है अनातोलिया बोलते थे। क्या बोलते थे? अनातोलिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो अनातोलिया का पठार है आपका तुर्की में। ठीक है, तो यही जो है तुर्की में अनातोलिया का पठार, इसी अनातोलिया का जो है एशिया माइनर कहते हैं आज के डेट में। तो बोगाज कोई से वैदिक देवता कौन है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जिसको अश्वनी कुमार कहते हैं, ठीक है, के नाम मिलते हैं। कहाँ पे? तो ये जो है बोगाज कोई से जो मिला है अभिलेख, वहाँ पे इन चारों देवताओं का नाम मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म, मध्य भारत में मध्य प्रदेश में, ठीक है, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा कहाँ हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। ठीक है, विदिशा गरुड़ स्तंभ, ठीक है, वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। क्या यहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो सबसे पहली बात है कि भागवत धर्म कहाँ जो विकसित होने का प्रमाण है, ये हमें वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। वैसे भी भागवत धर्म यानी कि विष्णु से संबंधित है। अब विष्णु भगवान जो है गरुड़ स्तंभ का जो है गरुड़ का जो है अपना सवारी करते हैं, तो लिंक कर लीजिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ होता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो शाहगौरा कहाँ है जी? शाहगौरा आपका यूपी में हो जाएगा, यूपी के जो है गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, यूपी के गोरखपुर में हो जाएगा। और मात्र 2 ही अभिलेख अभी तक हैं जो दुर्भिक्ष अकाल के बारे में जानकारी देते हैं, एक शाहगौरा, एक है महास्थान। ठीक है, महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये 2 ही हैं जो आपका अकाल के बारे में जो है बताते हैं। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी जो है उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला क्या है? हूण आक्रमण। अब हूण और घून आपको पता ही है कि जो है गेहूं में घून लग जाता है, तो घून गेहूं के भीतर होता है। तो हूण जो है आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? भीतरी। घून भी भीतर और हूण भी क्या है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। लिंक कर लीजिएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त शासक से संबंधित है। ठीक है, तो सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। कई बार पूछा है कि सती प्रथा का जो है प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सातवाहन राजाओं के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इनके बारे में कोई किताब नहीं मिला है। इनके बारे में जितने भी अभिलेख हैं उन्हीं के आधार पर इनका पूरा इतिहास लिख दिया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, ठीक है, रेशम बुनकर की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास, यानी कि गर्तावास किसको बोलते हैं? गर्तावास बोलते हैं गड्ढा घर को। ठीक है,
जो गड्ढे में जो घर रहता है उसको इसका साक्ष्य मिलता है। वैसे भी कश्मीर में पड़ेगा ठंडा बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि अगर ज़मीन के अंदर अगर घर रहेगा तो उसमें ठंडा कम पड़ेगा। साइड से जो है वैसे भी आपको पता ही है कि जो है अंदर जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वैसे ही टेम्परेचर जो है हमारा जो है कम होते जाता है। खैर उतना अंदर तो नहीं, लेकिन फिर भी राहत ज़रूर मिल जाएगी। तो कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज-होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का जो है साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। अगर कोई सिक्का कोई बाय द मेटल ऐसे कोई एक बना दिया गया है, ठीक है, और उसमें मेटल डाल दिया गया तो वो हो गया सिक्का, और उस पर एक किसी चीज़ का ठप्पा मार दिया गया, किसी चीज़ का ठप्पा मार गया और ऐसा कोई चीज़ है जिस पे ठप्पा लग गया, ठीक है, तो जैसे ही ठप्पा मार दिए तो वो आहत हुआ, ठीक है, तो उसका जो है उसी को ठप्पा मारा हुआ सिक्के को क्या बोलते हैं, आहत सिक्के, ठीक है। तो आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया है, ठीक है, इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, कसारपण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन करेगा, यवन शासक ही करेंगे। और समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से अब कोई वीणा बजा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो संगीत का क्या है, प्रेमी है, तभी वो वीणा बजा रहा है। अरिकमेडु जो पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अभी मैंने बताया था कि अरिकमेडु का जो है आपका चर्चा कहाँ मिलेगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका पेरिप्लस, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका चर्चा है। आगे देखते हैं सबसे पहले भारत के संबंध में, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा जो है जिसको सुवर्ण भूमि वर्तमान में क्या है, म्यांमार है, ठीक है, वर्तमान में म्यांमार उस समय बर्मा कहते थे। वर्तमान में स्वर्णद्वीप उस समय जो है मलाया कहते थे। वर्तमान में जो है आपका कंबोडिया कंबोज कहलाता था उस समय। और वर्तमान में जावा जो द्वीप है उस समय यवद्वीप कहते थे। तो यही चीज़ है, आज के डेट में मलाया कंबोडिया जावा हम जानते हैं, उस समय स्वर्णद्वीप कंबोज और यवद्वीप कहा जाता था। वैसे भी जौ को यव कहा जाता है, ठीक है, जौ को यव कहा जाता है, ठीक है, गेहूं जौ, तो उसी में जो जौ को यव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये सब सबसे पहले भारत के संबंध जो है इन्हीं सबों से जो है स्थापित हुए हैं, क्योंकि यही पड़ोसी थे, बर्मा हो गया, मलाया हो गया, कंबोडिया हो गया, जावा। अब देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखेंगे सबसे पहले और याद करने की कोशिश करेंगे। हाथी गुफा अभिलेख, ये किससे है, कलिंग राज खारवेल। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इसलिए आक्रमण किया था कलिंग पे क्योंकि वहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है, एक तर्क ये भी है। दूसरा तर्क ये भी कहा जाता है कि उसने कलिंग पे इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि समुद्र से जो है व्यापार करने में जो है कोई कठिनाई ना हो, ठीक है, कोई दूसरा राजा रहेगा तो फिर उसको टैक्स दो, ये वो करो, तो इससे बेहतर है कि उसको अपने राज्य क्षेत्र में ही कर लो। तो एक मिलता है हाथी भी जो है उसका एक जो है मतलब एक पक्ष लेता है कि हाथी की वजह से भी जो है आक्रमण हुआ था। तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध सीधे याद रखिएगा कलिंग से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध कैसे याद रखिएगा, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सीधे याद रखिएगा। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है, तो नासिक का अभिलेख का संबंध जो है गौतमी बलश्री से नहीं है, ये सतकर्णी से है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी से है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है। और इस अभिलेख को लिखवाने का कार्य किया गया है गौतमी बलश्री द्वारा, लिखवाने का कार्य, ध्यान रखिएगा। प्रयाग स्तंभ लेख, अब जैसे अगर प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो इसका संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से है, ठीक है, लेकिन लिखवाने का काम किसने किया है, हरिसेन ने। हरिसेन ने, अब राजा तो खुद जाएगा नहीं लिखवाने के लिए, हरिसेन ने इसको हरिसेन ने इसको लिखवाया था। वैसे ही अगर एहोल अभिलेख की बात करें तो इसके से संबंधित राजा है पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन लिखवाया किसने है एहोल अभिलेख को, रवि कीर्ति ने, ठीक है, रवि कीर्ति ने जो है इसको लिखवाया था, गढ़वाया था, जो भी है अभिलेख बनवाया था। मंदसौर अभिलेख जो अभी हम लोग देखे हैं कि मंदसौर अभिलेख में क्या है,
तो मंदसौर अभिलेख में जो है मैं रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है, और म से मंदसौर, म से मालवा नरेश यशोवर्मन की भी जानकारी इससे संबंधित जो है ये अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो ये हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित हो जाएगा। आप भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ध्यान रखिएगा, भीतरी एवं, तो भीतरी में ही हून आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, स्कंदगुप्त से है, ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त ने ही हूनों को जो है पराजित किया था, ये भी एक जो है आप नॉलेज के लिए याद रखिए। देवपाड़ा अभिलेख की बात करेंगे तो देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। ये आपको सीधा सीधी याद करना है, ऐसे ही एज इट इज़ रटिए या फिर जैसे भी हो। कुछ चीज़ें तो लिंक कर दी हैं, कुछ चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, ये तो एसएससी सीजीएल का जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें कई बार आ चुका है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली, और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़, ठीक है, दोनों शैलियों का यानी बीच वाले का बेसर शैली, ठीक है। जो आपका तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, और जो है आपका कुछ जो है आंध्र प्रदेश का निचला पार्ट कह लेंगे, तेलंगाना का नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको द्रविड़ शैली मिल जाएगा। ऊपर नॉर्थ इंडियन में आपको नागर शैली मिल जाएगा, लेकिन बीच वाला जो पार्ट है, जो मध्य प्रदेश के नीचे वाला पार्ट है, जो आपका तेलंगाना का ऊपर वाला पार्ट, उड़ीसा का कुछ, ठीक है, महाराष्ट्र का नीचे वाला पार्ट, तो ये सब चीज़ें में क्या आ जाएगा, बेसर शैली का जो है आपको मिल जाएगा। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना, पंचायतन शब्द क्या है, मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार, ये एगो मुख्य मंदिर है, चारों कोना पे 4 गो मंदिर हैं, ठीक है, और बीच में क्या है, मुख्य मंदिर है। तो जब इस तरह का जो है बनाया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पंचायतन मंदिर बोलेंगे। यानी कि अब ये मंदिर क्या कहलाएगा, पंचायतन मंदिर। चारों तरफ कोना पे जो है छोटा छोटा मंदिर और बीच में जो है मुख्य मंदिर, ठीक है, तो यही कहलाएगा क्या, पंचायतन, यानी ये मंदिर पंचायतन मंदिर है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो देखिए खजुराहो में 2 हो गए, कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है, खजुराहो। और आपको पता होगा महादेव गले में सांप डालते हैं, और सांप का संबंध किससे है, सांप का ही जो है एक तरह से लक्ष्मण जी जो है शेषनाग का रूप धारण किए थे, तो लक्ष्मण मंदिर भी क्या हो जाएगा, खजुराहो। यानी कंदारिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों खजुराहो हो जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मेश्वर मंदिर, ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर, इन दोनों का संबंध किससे हो जाएगा, भुवनेश्वर से हो जाएगा, भुवनेश्वर, ठीक है। और दशावतार, अब दशावतार मंदिर कहाँ है, आपको सबको पता है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गुंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सब महाराष्ट्र में, तो इसलिए जैसे ना गुंडा जो है, गुंडा लोग कहाँ हैं, भाई लोग, तो ये महाराष्ट्र मुंबई में है, तो इसलिए गोंडेश्वर मंदिर याद रखिएगा उस तरह से कि ये महाराष्ट्र में है। अब आगे जो है हम लोग जो है प्रगतिहासिक काल, वीडियो तो लंबा आपका जाएगा और निस्संदेह मैं ऐसे ही कराऊंगा, वो आपको जो है इससे कुछ याद करने में आपको सहूलियत भी होगी। ये नहीं कि फटाफट रीड कर देंगे ना तो उससे बात बनेगी नहीं, ठीक है, फिर 100 वीडियो देख लो और देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा टाइम लगे, आई थिंक 15-16 घंटा से ज़्यादा ही लग जाएगा इतिहास में। मेरे को लग रहा है कि इसको अच्छे से कराऊंगा, और भी कुछ एंशिएंट का इतना मटेरियल है इसमें, इतना आपको दृष्टि में नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट मटेरियल इतना दृष्टि के क्विक बुक में नहीं मिलेगा। मैंने उसको पढ़ा है, क्विक बुक भी पढ़ा है, तो क्विक बुक में भी आपको इतना मटेरियल नहीं मिलेगा टू द पॉइंट जितना कि आपको लूसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो लूसेंट जो है वो प्राचीन भारत के लिए पर्याप्त है, और आधुनिक और मध्यकालीन जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें और भी जो है एक्स्ट्रा जो कुछ ऐड करना होगा मैं उसमें ऐड करके बता दूंगा। वैसे कहानियाँ इसमें भी बता के चल ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, और जो एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं तो वो सब मेंशन मैं करा रहा हूँ। और इसको जल्द से जल्द जो है हम लोग प्राचीन भारत ख़त्म करेंगे। और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसी को देख के ऐसा लगता है कि आप लोग जो है इसके प्रति इच्छुक हैं, तो थोड़ा सा और बनाने को जो है इच्छा ज़्यादा जागृत होती है। धन्यवाद।